Okay, so hello Sujit. So for a change, we'll just suit up today. I have not done this for like 8 years now. चलो आज 7-8 साल बाद I think second time I'm wearing a suit or something. Hello Alpha. हाँ भाई, I don't suit up much. I normally don't try to. I feel very uncomfortable wearing a suit normally, but today I felt a strong urge to do so. मुझे लगा कि आज करना चाहिए, so I simply did. एजेंडा कुछ नहीं है, कुछ काम भी नहीं है. आई एम जस्ट वेयरिंग दिस कैजुअली. आई वाज लुकिंग एट माय थिंग्स एंड आई फाउंड दिस एंड आई वाज लाइक लेट्स वेयर दिस टुडे. ओके, सो आज कोई एक टॉपिक कोई कह रहा था बात करनी है, तो जो भी टॉपिक है उस पर बात कर लेते हैं. नहीं, इट इज़ नॉट न्यू भाई. आई डोंट वेयर सूट लाइक मैंने 8 साल में आई थिंक एक बार पहना है, वो भी जस्ट फॉर अ वेरी स्पेशल वेडिंग. आई नॉर्मली मुझे सूट्स पहनना एंड ऑल बिल्कुल पसंद नहीं आता, बट आज मन किया पता नहीं क्यों, सो मैंने पहन लिया रात को 10 बजे बिना रीज़न के. ओके अल्फा, एनी टाइम भाई. ओके, सो इफ एनीवन हैज़ एनी क्वेश्चंस यू कैन सेंड देम एंड देन वी विल ट्राई टू डू अ टॉपिक जो थोड़ा वट यू कैन से कि थोड़ा अलग सा होगा या कुछ भी जो हो थोड़ा अलग सा. वी विल डू अ टॉपिक ऑन दैट थिंग. सो थैंक यू प्रिया मनी. हेलो गॉनी. चलो, कोई भी टॉपिक हो तो जस्ट सेंड मी एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम आई हैव सूटेड अप, सो लेट्स सी कि कैसा लगता है आज. आई एम नॉट यूज्ड टू वेयरिंग देम. ओके, सो किसी ने पूछा था कल व्हाई इज रशिया होल्डिंग बैक. ओके, सी यूक्रेन का जो स्टार्ट था उसमें रशिया वाज वेरी अनश्योर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी डॉक्ट्राइन बहुत अलग है. उनकी डॉक्ट्राइन मिनिमम कैजुअलिटीज़ वाली नहीं है. दे डू अ लॉट ऑफ मीट थ्रोइंग एट द एनिमीज. सेकेंड थिंग जो होती है सबसे इम्पॉर्टेंट, वो उनका ये था कि उन्हें डर था कि नेटो विल इंटरवीन, और उन्हें लगा था कि अगर उनकी सारी फोर्सेस यूक्रेन में होगी एंड नेटो इंटरवीन्स तो उनके लिए बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा. ओके, सो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपनी जो फोर्स थी उसे एज अ बैकअप या उसे एज अ रिजर्व बचा के रखा. थर्ड थिंग, उन्हें इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि यूक्रेन साइड से इतना हैवी रेजिस्टेंस मिलेगा. एंड द रीज़न यूक्रेनियंस वर एबल टू गिव गुड रेजिस्टेंस वाज उन्हें जो इन्फॉर्मेशन और जो वेपन सप्लाई किए गए थे बाय वेस्ट, दैट बिकेम अ हेडेक फॉर देम. ओके, सो ये सब रीजंस है. बट ऐसा नहीं है कि रशिया इज होल्डिंग बैक एनीथिंग. इनिशियली दे वांटेड टू मिनिमाइज द कैजुअलिटीज़ ऑफ यूक्रेनियन. तो वो चाहते नहीं थे कि यूक्रेन वालों की इतनी कैजुअलिटीज़ हो या फिर उनके सिविलियंस की कैजुअलिटीज़ हो. बट हुआ ये कि आफ्टर सर्टेन टाइम एंड आफ्टर समथिंग दे जस्ट सिंपली गेव अप ऑन दोज थिंग्स. थैंक यू दिव्या. तो ये वजह है कि रशियंस हेल्ड बैक. जेलेंस्की, I'll be very honest, Zelensky is not a good leader. Okay, in my eyes he's a joker who poked superpower या military superpower just for his political gains. उसे वेस्ट ने थोड़ा बहुत ऐसा होता है ना, आप दूसरों के इन्फ्लुएंस में व्हेन यू डू थिंग्स दैट इज़ नॉट द बेस्ट. सो वेस्ट ने उसे कुछ सजेस्ट किया, उसने वो फॉलो अप किया फॉर हिज पॉपुलैरिटी एंड नाउ द एंटायर कंट्री इज बेयरिंग द डिजास्टर. तो ये होता है लाइफ में, ऐसा नहीं करना चाहिए. ही इज़ नॉट अ गुड लीडर. सीडीएस के टीचर बन जाओ यार. आई ऑनेस्टली डोंट वांट टू अर्न. मुझे इस चीज़ से पैसा अभी तक कमाने का ऐसा कोई मन नहीं है, या फिर ना ही मैंने किया है, और ना ही मैं उतना डेडिकेटेड हूँ कि मैं इस चीज़ से पैसा कमाऊँ. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट. ओके, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ये चीज़ पैसा कमाने के लिए. आई थिंक इफ एनी एस्पिरेंट इज़ गेटिंग हेल्प फ्रॉम फ्री, तो क्या होता है कि इट इज़ बेटर इन माई आइज. ओके, सो यही वजह है. इसलिए आई थिंक कि अभी तक मैंने इसमें ये कोचिंग या फिर ऐसी बुक्स एंड ऑल, आई डोंट लाइक दैट आइडिया येट. someday if possible then we'll do it, but उससे पहले we'll have to be on a very different level, okay, to make it worth it. Don't you think invasion is a mistake by Russian? Russians failed miserably. Okay, see, Russians के जो goal है ना, that is very different from the goals that you think and the Western media thinks.
वेस्टर्न मीडिया चाहता है कि वो सोचे कि रशिया इज ट्राइंग टू टेक ओवर यूक्रेन, पूरा यूक्रेन को कब्जा कर लेंगे एंड देन दे आर गोइंग टू शिफ्ट। ऐसा नहीं होता। उनके कुछ स्पेसिफिक ग्रीवेंसेस थे, उनके कुछ स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स थे। जैसा मैं कहता हूँ ना कि जब हम लोग कहते हैं पीओके पे कब्जा कर लो, तो आई ऑलवेज टेल यू गाइस कि पीओके में कुछ नहीं रखा है, कुछ स्ट्रेटेजिक एरियाज है जहाँ से हमें बहुत फ़ायदा है, और बाकी का जो एरिया है दैट इज़ गोइंग टू बी हेडेक फॉर अस। ओके, तो दैट इज़ अ थिंग। अभी क्राइमिया का पीपल आर टॉकिंग, वेस्ट में बहुत ज़्यादा बात है कि हम डिस्कस करते हैं एक टॉपिक को बहुत ज़्यादा, दैट इज़ कि हाउ रशिया इन्वेडेड यूक्रेन। ओके, बट हमें क्राइमिया की सिचुएशन को देखना चाहिए जो लास्ट 8 या 10 साल में थी। ओके, सिंस द रशियन ऑक्यूपेशन ऑफ क्राइमिया जो शायद 2014 के नियर हुआ था, यूक्रेन ने वहाँ की पॉपुलेशन को पनिश करने के लिए या फिर वहाँ की रशियंस के लिए वो जगह को मुश्किल बनाने के लिए उन्होंने क्या किया कि वहाँ का पानी का सप्लाई बंद कर दिया। ओके, एंड क्राइमिया का एग्रीकल्चर और क्राइमिया के लोगों को पानी के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने लगी, जिससे रशियंस के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने लगी। और डिस्पाइट सेवरल इंटरनेशनल प्रोटेस्ट वो पानी को उन्होंने ओपन नहीं किया, जो कि एक ह्यूमैनिटेरियन अटैक है, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते टेक्निकली। बट वेस्टर्न पावर्स आर हिपोक्रेट एंड दे डू नॉट केयर अबाउट दोज पीपल। अभी सडनली जब ये रशियन इन्वेजन हुआ तो उनके कुछ स्ट्रेटेजिक लोकेशंस थे, उन्हें कुछ एरियाज पे कब्जा करना था, कुछ एरियाज को फ्री करना था, एंड दे आर विनिंग द वॉर। अभी आप कितना भी कह लो कि यूक्रेन का जीत रहा है या रशिया को कैजुअलिटीज हो रही है, रशियंस डोंट केयर अबाउट द कैजुअलिटीज। ओके, फिनिश वॉर, विंटर वॉर, कोई भी रिकॉर्ड देख लो, रशियंस हैव नेवर गिवन टू सेंस अबाउट एनी ऑफ द कैजुअलिटीज। सो ठीक है, पॉइंट ये है कि जब ये जंग खत्म होगी तो एक देश अपना आधा देश खो देगा, रशियंस को कुछ ऐसे शहर मिलेंगे जिनमें कुछ बचा नहीं होगा, एंड थर्ड चीज़ ऐसी होगी कि इससे इश्यूज होंगे दोनों देशों के लिए, बट लॉन्ग टर्म में रशिया इज डूइंग स्ट्रेटेजिक गेन्स, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर देम। कैजुअलिटीज हर वॉर में होती है, कभी ये मत सोचो कि तुम कोई जंग करोगे तुम्हारी कैजुअलिटीज नहीं होगी, ऐसा नहीं होता। चाहे आप कोई भी हो, आप कितनी बड़ी सुपर पावर हो, आपने कुछ भी किया हो, आपकी कैजुअलिटीज होंगी, एंड दैट इज अ हार्श रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। ओके, सो दैट इज वन थिंग दैट यू विल हैव टू एक्सेप्ट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, देख लेता हूँ ऊपर जाके। Okay, Ukraine is saying that their inflicted heavy losses on Russia was just a propaganda, but now I'm confused. Okay, see, Ukrainians have a defender's advantage. Okay, defender's advantage क्या होता है कि when you are a defender and I am an attacker, normally what is considered is, even in the best scenario, defender gets a 3-1 advantage. Okay, ये नॉर्मली माना जाता है कन्वेंशनल वॉर में। इसलिए क्या कहा जाता है क्योंकि डिफेंडर के पास डिफेंसेस सेटअप करने का टाइम होता है, रिसोर्सेज होते हैं, मैन पावर को जगह का ज़्यादा अच्छा आइडिया होता है, इंटेल होती है, एंड ऑल दीज थिंग्स हैपन। और डिफेंसिव पोजीशंस वहाँ सेटअप की जाती है जहाँ पे आपको एडवांटेज होता है। दीज आर द बेसिक्स ऑफ एनी बैटल। कुछ लोग गलतियाँ करते हैं, वो अलग बात है, दैट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक। बट अभी आप देखो, यूक्रेन के पास मैन पावर का एडवांटेज है, लोग कहते हैं कि नहीं है, लेकिन यूक्रेन के पास टेक्निकली ज़्यादा लोग हैं, यूक्रेन के पास ज़्यादा अच्छे वेपन्स है इन द फॉर्म ऑफ डोनेशंस, क्योंकि $3 बिलियन की डोनेशंस तो उन्हें सिर्फ यूएस से आए हैं। उनके पास एडवांस टैक्टिक्स हैं, उनके पास मर्सनरी फोर्स है। ओके, सो इसमें क्या होता है, जब आपकी इतनी फोर्स लगी होती है तो आप, और यूक्रेन ने अपना फुल स्केल पब्लिक ड्राफ्टिंग स्टार्ट कर दिया, रशिया ने अभी तक नहीं किया है। ड्राफ्टिंग इज जब आप अपने एक एक सिटीजन को बंदूक पकड़ाते हो, कहते हो कि झेल लो, अब जो कर सकते हो झेलो। ओके, सो ये हुआ है एंड ये होता है। तो रशियंस बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजियस पोजीशन से फाइट कर रहे हैं, बट स्टिल दे आर गेनिंग टेरिटरी। अब वो इजी है, डिफ़िकल्ट है, दैट इज़ ऑल स्ट्रेटेजिक। मैंने जब ये वॉर स्टार्ट हुई थी 2 महीने पहले, एक बहुत अच्छी लाइव की थी, अगर पढ़ी होगी देख लेना, उसमें मैंने एक बात लिखी थी, कही थी, बहुत बार कही थी उल्टा, कि आई डोंट थिंक द रशियंस आर गोइंग टू क्रॉस द मेन रिवर। और मैंने ये भी कहा था कि रशियन शायद वेस्टर्न यूक्रेन की ओर नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ जाना उनके लिए एक सुसाइड होगा। एंड अभी कुछ 1-2 हफ्ते पहले रशिया के बहुत बड़े टॉप जनरल ने बात मानी कि दे हैव द गोल ऑफ टेकिंग द ईस्टर्न साइड, दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग विद द वेस्टर्न साइड। अब ये कोई बड़ा एनालिसिस या असेसमेंट नहीं था मेरा, या नहीं कोई तुक्का था, दैट वाज अ सिंपल
अंडरस्टैंडिंग कि आप अगर नीपर रिवर को क्रॉस करने की कोशिश करोगे तो यू विल हैव टू मैस अप द लॉजिस्टिक्स। रिवर्स अपने आप में जो मेजर होती है वो एक डिफेंस लाइन होती है, और एक बीच हेड बनाना पड़ेगा या फिर आपको एक स्ट्रेटेजिक लैंडिंग करनी पड़ेगी जहाँ पे, और उसके बाद आपको वो हेड को सप्लाई करना पड़ेगा सो दैट आपका डाउनफॉल ना हो। इट इज़ काइंड ऑफ नॉट एम्फीबियस असॉल्ट बट टू अ सर्टेन एक्सटेंट इट इज़ एम्फीबियस असॉल्ट। ओके, तो यही सिचुएशन है, और मैंने उस वक्त कहा था तो वही बात हुई है। रशियंस ने कह दिया कि हमें अभी वेस्टर्न से कोई मतलब नहीं है, हमें बस जो पार्ट चाहिए थे हमने वो ले लिए, हमें वही चाहिए। मैंने ये भी कहा था कि कीव पे अटैक करना रशियंस को अंदर घुसना इज़ नॉट गोइंग टू बी सेंसिबल, बिकॉज अर्बन वॉरफेयर डिफेंडर के लिए ज़्यादा बड़ा एडवांटेज होती है, अटैकर के लिए बहुत बड़ा हेडेक होता है, चाहे आप कितना भी ट्रेंड हो। एंड वी सॉ दैट ऑल्सो, एंड दैट वॉज ऑल्सो नॉट अ बिग असेसमेंट। ये आपने हर मेजर वॉर में देखा होगा कि द बेटर आइडिया इज़ टू कट ऑफ द सप्लाईज एंड स्टार्ट अ सीज। सीज में क्या होता है कि आपके एनिमी के पास सप्लाईज नहीं आ रहे, आपके एनिमी के पास खाना नहीं है, आपके एनिमी के पास मटेरियल नहीं है, और कांस्टेंट बम्बार्डमेंट हो रहा है। अब ये सिचुएशंस में एक अच्छा एनिमी की भी ना हालत डाउन हो जाएगी, बिकॉज दे विल नॉट बी एबल टू कीप देयर मोरल हाई। ओके, तो यही सिचुएशंस होती हैं, एंड ये लॉन्ग टर्म में इन्वेडिंग फोर्स को आसान देता है। इसके शॉर्ट टर्म के कुछ लॉसेज होते हैं, जैसे कि अगर मैं बहुत ज़्यादा बम्बार्डमेंट और शेलिंग करता हूँ किसी सिटी की, तो आई एम क्रिएटिंग रबल जोन्स एंड आई एम क्रिएटिंग डिफिकल्टीज फॉर लॉन्ग टर्म ऑक्यूपेशन ऑफ दैट स्पेस, क्योंकि जब मैं उस शहर पे कब्जा करूँगा तो आई विल हैव टू रीसेट द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल द थिंग्स। बट अभी वो सब प्रायोरिटी नहीं है, और जो प्रायोरिटीज़ हैं रशियंस में काम कर रहे हैं। दे आर डूइंग द पिंसर फॉर्मेशंस, दे आर डूइंग द कैप्चरिंग। पिंसर फॉर्मेशन इज व्हेन यू सर्कल द एनिमी फ्रॉम टू साइड्स एंड ऑल, उसके एडवांटेजेस हैं वी आर सीन। और यूक्रेन का जो गोस्ट ऑफ की ये DCS, ये प्रोपेगेंडाज हैं, एक लिमिट तक इनमें कुछ सच्चाई होती है, बट इवन द US इज नॉट बैकिंग अप यूक्रेनियन नंबर्स। यूक्रेन ने स्टार्टिंग में कहा था उन्होंने कितने हज़ार रशियंस मार दिए हैं, शायद एक महीने पहले जो उन्होंने नंबर दिया था, अभी दूसरे महीने में भी उनका नंबर सेम है। तो आई थिंक ईदर दे वर लाइंग नाउ और दे वर लाइंग लाइक 1 मंथ अगो। सो दोनों में से एक सिचुएशन तो है, एंड माई पर्सनल ओपिनियन इज दे वर लाइंग अर्लियर, नाउ दे आर टेलिंग द ट्रुथ, एंड इवन इट इज़ नॉट द ट्रुथ। वो नंबर्स थोड़े हाइट अप्ड हैं, रशियंस के नंबर्स थोड़े कम बताए हैं, बट सच्चाई कभी जंग में पता नहीं चलती। सच्चाई हमेशा जंग खत्म होने के बाद पता चलती है, वो भी सब नहीं, बहुत कम। IF has been on alert for 3 years now. There is no shocking alert coming from IAF or IA. They have been on alert for certain reasons, and बॉर्डर पे कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो नहीं बोलनी चाहिए, नहीं बताई जा सकती, और जिसकी बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन बाहर जाती है। द रियलिटी इज़ बॉर्डर सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है जितना लोगों को लगता है। ओके, एंड इसका मतलब ये नहीं है कि समवन इज़ गोइंग टू अटैक यू, इसका मतलब ये होता है कि यू आर प्रिपेयर्ड दैट समवन इज़ गोइंग टू अटैक यू। अलर्ट्स का मतलब ये नहीं होता कि कोई जंग होने वाली है। हमेशा हमेशा ये मत सोचा करो कि जंग होने वाली है। अलर्ट्स का मतलब बस इतना होता है कि आपको एक्सपेक्टेड है कुछ होगा, इसलिए आप उस चीज़ को ना होने दें, इसलिए पहले ही आप तैयार हो जाते हो। दैट इज़ द सिंपलेस्ट थिंग। बट सीड अटैक्स में यूक्रेन के एसेट्स उड़ गए थे। सीड अटैक्स में यूक्रेन, देख भाई, सीड अटैक दुनिया के सबसे आई थिंक डर्टी जो एरियल वॉरफेयर होता है ना, जो होता है काम फाइटर्स का, IAF का, जो जो भी है, सीड ऑपरेशन सबसे गंदे होते हैं। सीड का लोगों को मतलब नहीं पता, सो आई विल एक्सप्लेन यहाँ पे थोड़ा सा। सीड इज कॉल्ड सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस। उसका मतलब होता है जो आपके एयर डिफेंसेस होते हैं, आप उन्हें सप्रेस करते हो, उन्हें डिस्ट्रॉय करते हो, और उसके बाद आप सप्रेशन आप 2-3 तरीक़ों से कर सकते हो। आप जैम कर सकते हो, आप उनके विडास को टारगेट कर सकते हो, उसमें आपके लॉन्चर्स डिस्ट्रॉय नहीं होते, बट स्टिल इट इज़ सप्रेस्ड। डिस्ट्रक्शन इज आप या तो उनकी बैटरी या फिर उनके मेन विडास को डिस्ट्रॉय कर दो, दैट इज गोइंग टू डिस्ट्रक्शन। सीड डीड इज़ वन एंड द सेम थिंग टेक्निकली। सो यही चीज़ें हैं, इसलिए आई एम टेलिंग यू कि सीड जो मिशंस होते हैं वो किसी को भी फेवर नहीं करते, उसमें सब पार्टीज़ का लॉस होता है, इंक्लूडिंग रशियंस, जिनका एक Su-35 शॉट डाउन हुआ था, और जिसको लेके US ने बहुत ज़्यादा हल्ला किया था। बट कोई भी वॉर होगी तो कोई भी कंट्री का सीड या डी मिशंस में लॉस होगा। नाइस सूट, थैंक यू भाई, बट आई डोंट वेयर सूट ऑफन, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला। आई एम वेयरिंग इट फॉर द सेकेंड टाइम इन 8 years, not the same one, but I'm wearing suit in second time in 8 years, so that is the thing. थोड़ा अजीब लगता है।
IAF, see, it is the duty of the army, air force, navy to be always prepared for war. आपने सजाने के लिए तो उन्हें रखा नहीं है, तो ऑब्वियसली उनका काम बैटल से रिलेटेड है और जंग से रिलेटेड है, और उन्हें हमेशा रेडी होना चाहिए. कोई भी आर्म फोर्सेस ये तो कहेगी नहीं कि जब जंग होगी देन वी विल गेट रेडी. ओके, सो आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी अ थिंग. और इस इन सेंटेंस को ज़्यादा डीपली मत सोचो. दे आर known to certain people but limited information होती है. ओके, general has retired today. Now he is very much uh, available to become CDS, right? Because अब CDS retired general से बन सकते हैं, तो नरवाने sir can very well become a CDS. Or maybe I will not be okay. In my personal opinion, I am not a very good record keeper and all these things. मुझे जो पर्सनली लगता है, आई एम नॉट अ फैन ऑफ जनरल नरवाने बीइंग द सीडीएस आइडिया. आई एम नॉट सेइंग उनका फ़ैन नहीं हूँ, आई एम जस्ट सेइंग उनके सीडीएस बनने का फ़ैन नहीं हूँ. बिकॉज मुझे पर्सनली लगता है कि उनसे बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं आज के टाइम में. माई पर्सनल फेवरेट इज़ गोइंग टू बी भदौरिया सर, बिकॉज उन्होंने कुछ काम ऐसे किए थे जो मुझे बहुत इम्प्रेस किए थे. और वो नहीं तो मुझे लगता है कि नेवी से कोई आदमी को सीडीएस बनना चाहिए, बिकॉज नेवी पे अटेंशन काफ़ी कम है. फ्रांस पुल आउट ऑफ P-75. वाई ओके, अगर आप अनरियलिस्टिक डिमांड्स करते रहोगे, आप अनरियलिस्टिक गारंटीज मांगते रहोगे, आप ऐसी चीज़ें मांगोगे ऐसे प्राइस टैग में जो कि फिजिबल नहीं है, तो लोग हमेशा आपको, चाहे आप कितनी बड़ी मार्केट हो, आप इतने इम्पोर्टेंट नहीं हो कि आप चीज़ों को ड्रैग करते रहो. ओके, दैट इज़ गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम. इन्फ्लेशन एंड ऑल दिस थिंग्स हैपन इवन आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट्स आर मेड. सबसे गलत बात जो मुझे अभी तक लगी है वो ये लगी है कि P-75I की RFI तक शूट नहीं हुई है, GSQR नहीं गया है. तो मतलब ये चीज़ें किसी को भी पागल कर देंगी, बिकॉज 10 साल से लोगों ने अपने सजेशंस दिए हैं कि हमारी सबमरीन लीजिए, ये लीजिए, वो लीजिए, एंड दे आर आस्किंग फॉर वेरी स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग अ वर्किंग टाइम प्रूवन AIP. और सबसे बड़ी बात, रशियंस के पास AIP नहीं है, मतलब टेस्टेड AIP तो नहीं है. ये टेक्नोलॉजी जो है बहुत कम देशों के पास है. आई थिंक 2 या 3 देशों के पास अभी एक्टिवली टेक्नोलॉजी है. इंडिया के पास है बट टेस्टेड नहीं है, बिकॉज सबमरीन नहीं थी टेस्ट करने के लिए. ओके, तो यही है. एंड पॉइंट इज़ कि ऐसी अनरीजनेबल डिमांड्स करते रहोगे तो कोई भी आपके साथ बिजनेस नहीं करेगा, बिकॉज चाहे आप कितना ही पैसा दे सके हो या चाहे आप कितनी बड़ी मार्केट हो, if your demands start becoming very unreasonable then people are not going to be very happy dealing with you. क्योंकि इन कंपनीज का पैसा खर्च होता है जस्ट इन प्रमोटिंग इट्स ओन वेपन. अगर आप 10 साल तक प्रमोशन में एक मतलब $500 मिलियन या फिर 100 मिलियन खर्च कर दो, एंड उसके बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट ना मिले, तो दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी बिग हेडेक फॉर यू टू. सो ये सब होता है और यही सच्चाई है. Effects of Ukrainian war, Antonov area of Indian military become. अभी तक थैंकफुली ऐसा नहीं है मेलबर्न, बिकॉज द थिंग इज़ कि हमने वॉर प्रिडिक्ट की थी, है सिचुएशंस पता थी, तो हमने काफ़ी ज़्यादा स्पेस मेंटेन किए थे. बट विद टाइम देखो, अपनी मशीन तो काम करेगी वहाँ से प्रोडक्शन हो या ना हो. जब वहाँ पे प्रोडक्शन नहीं होगा, अपनी मशीनें स्पेस यूज़ करेंगी, तो हल्के हल्के शॉर्टेजेस क्रिएट होंगी, एंड दो शॉर्टेजेस आर गोइंग टू बी अ बिग हेडेक इन द लॉन्ग टर्म. सो आई पर्सनली फील दैट अभी उतना इफेक्ट तो फील नहीं होगा, बट इन अ लॉन्ग टर्म इट इज़ गोइंग टू बी अ बिग हेडेक. इसके सॉल्यूशंस हैं, एंड आई थिंक ये वॉर बहुत अच्छी हुई, पता है, बिकॉज इससे क्या हुआ ना, इससे जो कई लोग बैठे हुए थे अच्छी अच्छी पोजीशंस में, उनके आँखों से जो इम्पोर्ट का एक बहुत अच्छा जो पिक्चर था ना, वो गायब हो गया. ओके, दे आर नोटिसिंग कि एक वॉर ग्लोब में कहीं पे भी हो, आपके प्रोडक्शन को दे कैन अफेक्ट. रशिया को, आप रशिया से स्पेस में पहले भी बहुत दिक्कतें थी, इस वॉर की गलती नहीं है उसमें, उससे पहले भी दे कॉन्ट्रैक्ट्स आर वेरी एम्बिगुअस, तो उससे बहुत ज़्यादा इश्यूज होते थे कई चीज़ों में. अभी जब जंग चल रही है तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल फीड देयर मिलिट्री, देन दे विल फीड यू. तो ये डिलेज होंगे, कॉस्ट बढ़ेंगी, तो पीपल विल गेट टू नो द आइडिया कि हाउ यू कैन नॉट फाइट अ वॉर इन द इम्पोर्टेड वेपन्स. आप इम्पोर्ट्स के दम पे
जंग नहीं कर सकते, आप जंग को सस्टेन नहीं कर सकते इम्पोर्ट के दम पे, आपको देसी ऑल्टरनेटिव्स को खिसकना पड़ेगा। फिल्म ज्वाइन कर लो, कौन सी भाई? It is okay. I am not sure how much damage Scorpion A data leak caused India, because देखो ऐसा होता है ना, ये सब जो estimates होते हैं इन डॉक्यूमेंट्स पे, दे आर मतलब टॉलरेंस एस्टिमेट्स। आपकी कोई भी मशीन जो बनती है, जैसे एज अ इंजीनियर आई कैन टेल यू, वी हैव टॉलरेंसेस कि हमें इस लेवल से इस लेवल के बीच में क्वालिटी एक्सेप्टेबल होती है, दिस इज कॉल्ड अ टॉलरेंस लिमिट, एंड ये टॉलरेंस लिमिट के अंदर हमें चीज़ों को फंक्शनल करना होता है। हमें एग्जैक्टली नहीं पता होता किसी चीज़ को बनाने से पहले कि क्या होगा। इवन इफ वी हैव अ प्रोडक्शन लाइन समवेयर, हम ये गारंटी नहीं दे सकते कि हर ट्रक उसी क्वालिटी का बनेगा या हर सबमरीन उसी क्वालिटी की बनेगी। तो देयर इज एक्सेप्टेबल एंड देयर इज रिजेक्टेबल आइटम्स। तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स लीक हुए, हमें ये नहीं पता उसकी क्या डेप्थ है, उसमें क्या नॉलेज थी या क्या इन्फॉर्मेशन थी, एंड बहुत से डॉक्यूमेंट्स लीक होते हैं। Until we are leaking some very sensitive data, I don't think it is going to be a bigger headache. यार DM में मैप, मैं अभी ओके जब ये ख़त्म होगा तो I'll check the DM वाला मैप and I'll see. ओके, ये नया टॉपिक है P75I से अभी एक बात हुई है, दे वांट टू रिमूव द VLS या वर्टिकल लॉन्च सिस्टम एंड दे वांट टू पुट अ टॉर्पीडो लॉन्च मिसाइल सिस्टम। ओके, दिस वाज इन वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि ब्रह्मोस के साथ भी एक सबमरीन लॉन्च ब्रह्मोस की बात हुई थी एंड बहुत कुछ हुआ था, बट आई एम श्योर उसका कुछ भी नहीं हुआ है असलियत में। आई डोंट फील कि VLS क्रूज मिसाइल्स का ऑल्टरनेटिव आपकी टॉर्पीडो लॉन्च क्रूज मिसाइल्स हैं, बिकॉज इवन इफ यू सी VLS के कुछ एडवांटेजेस हैं और VLS के नंबर्स पे बेस्ड उसके सेल्बोज होते हैं। ओके, आपको सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल अगर आपको पहले तो आपको एंगेजमेंट एनवलप ज़्यादा मिलता है वर्टिकल सिस्टम में, इसी चक्कर में जो आपकी सबमरीन्स होती हैं, शिप्स होती हैं, जो भी होता है उसमें आप देखते हो वर्टिकल सिस्टम इसलिए लगाते हैं बिकॉज इट गिव्स यू 360 डिग्री कंट्रोल ऑफ विच साइड यू वांट टू शूट। टिल्टेड लॉन्चर्स में आपका एक एंगल आर्क होता है, आप उस एंगल आर्क पे ही शूट करते हो, आपको सबमरीन की पोजीशनिंग उस हिसाब से करनी पड़ेगी कि आपको शूट कहाँ को करना है, एंड दैट इज काइंड ऑफ अ हेडेक थिंग। सो आई डोंट फाइंड इट अ परफेक्ट ऑल्टरनेटिव, बट अभी जो डिमांड्स है जैसे मैंने कहा वो अनरियलिस्टिक है, सो दे आर गोइंग टू मॉडिफाई थिंग्स एंड दे आर गोइंग टू मेक अ सर्टेन सॉल्यूशन फॉर दैट। कोल शॉर्टेज इज देयर एंड टुडे वन रेलवे कंटेनिंग कोल मेट। ओके, ये कोल का शॉर्टेज इस साल इंडिया में पावर का शॉर्टेज है। इंडिया लास्ट 1-2 साल से पावर सरप्लस नेशन था एंड पावर शॉर्टेजेस नहीं थी, इन थ्योरी नहीं थी, प्रैक्टिकली थी कुछ एरियाज में, दैट इज बिकॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंसेस नॉट, वो एक अलग टॉपिक है। बट अभी क्या है कि द कोल का जो प्राइस है, एंड हम इंडिया अपनी पावर जनरेशन के लिए काफ़ी कोल को इम्पोर्ट करता है। ओके, आई एक्सप्लेन टू यू, हमारे पास कोल है बट हर कोल की क्वालिटी सेम नहीं होती। कोल के ग्रेड्स होते हैं, मटेरियल के ग्रेड्स होते हैं। आपका जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, ये सब होते हैं जो कोल पे काम करते हैं, ये हर चीज़ को जला के सेम आउटपुट नहीं देता है, ऑब्वियसली बात है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, और अभी इंडिया में कोल की थोड़ी शॉर्टेज है, सो पावर को लेके लॉसेस हैं, और कुछ एरियाज़ में तो बिजली की कटौती हो रही है, और बाकी कुछ लोग हैं जो फ्री में बिजली बांटने में तुले हुए हैं, सो उन्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा है शायद। और सप्लाई डिमांड की बात है, डिमांड हाई है, सप्लाई लो है, गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं टेक्निकली और काफ़ी जगह बढ़ भी चुकी है, तो थोड़ा चीज़ें होंगी जिससे दिक्कतें आएंगी। स्वप्निल भाई जय हो, लॉन्ग टाइम। वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न नेरेटिव बिल्डिंग फ्रॉम वेस्ट। सी वेस्ट का नेरेटिव बिल्डिंग इज नॉट न्यू, उनका नेरेटिव बिल्डिंग हैज़ बिन अ थिंग फॉर देम फॉर डेकेड्स नाउ। लाइक एग्जांपल देता हूँ, वेस्ट का नेरेटिव बिल्डिंग इतना स्ट्रॉन्ग रहा है दैट दिस वर्ल्ड वार 2 में यूएस ने डायरेक्टली ज़्यादा कुछ नहीं किया इन द यूरोपियन फ्रंट। ओके, क्योंकि वो बहुत लेट आए वॉर में, टेक्निकली वो सप्लायर थे और टेक्निकली वो सप्लाईज देते थे और वेपन बेच के पैसा कमाते थे, दैट वाज देयर मेन थिंग। बट और मेजॉरिटी ऑफ फाइटिंग की आपके वेस्टर्न से सोवियट्स ने,
बिकॉज सोवियट्स ने ज़्यादा कैजुअलिटीज़ की, सोवियट्स ने ज़्यादा फाइटिंग की, सोवियत ने ज़्यादा पुशबैक किया, इवन इफ दे डिड द वेस्टर्न सप्लाईज एंड ऑल, वो अलग टॉपिक है। बट जैसे ही जंग ख़त्म होने वाली थी, अमेरिकन घुसे, अमेरिकन ने ऐसा किया जैसे कि दे हैव वन द वॉर फॉर द वर्ल्ड। पैसिफिक में उन्होंने एक वॉर क्राइम किया बहुत बड़ा, जापानीज ने भी किए थे, मैं वो डिनाई नहीं करता, बट उन्होंने सिविलियन पॉपुलेशंस पे एक भी नहीं 2 न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए अमेरिकन ने। एंड एनी वन हु वुड हैव डन दैट, उस बंदे को वी वुड हैव कॉल्ड कि वो हिस्टोरिकल वॉर क्राइम है या कुछ है। बट उन्होंने अपनी उस वॉर क्राइम को जस्टिफाई किया बाय सेइंग दैट कि हमने जाने बचाई, बिकॉज इफ़ वी वुड हैव इन्वेडेड जापान देन ज़्यादा लोगों की कैजुअलिटीज़ होती। उनके पास और भी ऑप्शंस थे, थर्ड ऑप्शन वॉज डूइंग अ सीज ऑफ जापान, एंड दैट वाज वेरी पॉसिबल बिकॉज जापानीज नेवी ख़त्म हो चुकी थी एंड अब यूरोप से दे वर गेटिंग फ्री, सो उनके पास बहुत लोग थे, दे कुड हैव इजीली डन दैट सीज। बट उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट करना था, उन्होंने जापान को सही टारगेट सोचा, यूज़ किया। दिस वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ वॉर क्राइम ऑन द पार्ट ऑफ वेस्टर्न पावर्स, ओके। बट उसके बाद भी दे आर एबल टू बी द हाइएस्ट मॉरल पीपल इन द वर्ल्ड। उन्होंने ऐसा दिखाया कि दे हैव डन द गुड थिंग। सो ये नरेटिव की जो वॉर होती है ना, दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि नरेटिव से ही जंग जीती जाती है। स्वप्निल का क्वेश्चन है, भाई कावेरी इंजन कब बनेगा, इसको लेके उसे जवाब देना पड़ेगा, बिकॉज स्वप्निल को इसका इम्पोर्टेंट है। ओके, स्वप्निल, कावेरी का जो प्रोजेक्ट है ना, दैट हैज बीन टेक्निकली क्लोज्ड। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट K9 जो हमारा पहला इंजन था, या K9 जो हमारा K9 प्लस भी था एक टेक्निकली, K9 इंजन इज जस्ट अ टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर एट दिस पॉइंट। एक टाइम में इट वॉज सपोज टू पावर LCA, बट फिर रिक्वायरमेंट्स चेंज हुई, थ्रस्ट की डिमांड ज़्यादा हुई, और K9 वॉज नेवर एबल टू फुलफिल द थ्रस्ट रिक्वायरमेंट्स एंड ऑल, सो K9 इंजन को बंद कर दिया गया था, दैट वॉज द रीज़न। लेकिन इट वॉज नॉट अ टोटल फेलियर जैसा लोग कहते हैं, बिकॉज हमने बहुत कम फंड्स में बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप की जो 80% फंक्शनल थी, और लास्ट कुछ साल में मैंने सुना था कि उसके जो बाकी फ्लॉज थे वो भी सॉर्ट आउट हो गए थे। बट सबसे बड़ा इशू ये है कि K9 की जो कैपेबिलिटी थी, दैट वाज 72 किलो न्यूटन्स वेट थ्रस्ट, ओके। और जो अभी LCA यूज़ करता है, अभी इट इज़ नियर 80 समथिंग उसे यूज़ करना है, 80-82, एंड उससे भी गंदा जो MK2 को चाहिए, दैट इज़ इक्वल टू 95+ किलो न्यूटन, ओके। सो हमने K9 इंजन को बंद कर दिया, लेकिन हमने K9 इंजन से बहुत लेसन सीखे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने उससे बहुत टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई, उसके क्रिएशन में बहुत कम फंड्स में हमने डेवलप किया, तो दैट वाज अ वेरी गुड थिंग K9 के साथ। अभी K9 इंजन का यूज़ हो रहा है 2 अलग चीज़ों के लिए। वन इज़ अ कावेरी मैरीन इंजन, ओके। जो शिप के इंजन होते हैं, हमने एक वाले इंजन को शिप के इंजन में कन्वर्ट करने की कोशिश की है। उसका लास्ट टाइम जो हमने ट्राई किया था, दैट वाज नॉट एबल टू वर्क सक्सेसफुली, बिकॉज उसका जो पावर आउटपुट था, दैट वाज फ्लक्चुएटिंग। वो ज़्यादा टाइम तक अपने मैक्सिमम पावर को मेंटेन नहीं कर पाता था, दैट्स वाई उस टाइम हमने उसे बंद किया। बट अभी यूक्रेन के सिचुएशन की वजह से वी हैव रीस्टार्टेड द प्रोजेक्ट, सो उस पर काम होने वाला है। एंड सेकंड प्रोजेक्ट जो स्टार्ट हुआ है, वो हुआ है एक UCAV इंजन, जो होता है अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल, या फिर जो ड्रोन का इंजन है घातक का, दैट इज गोइंग टू बी अ कावेरी बेस्ड ड्राई थ्रस्ट इंजन। ड्राई वाले में क्या होता है, उसमें आपका टर्बोफैन सेक्शन नहीं होता है, टर्बोफैन सेक्शन नहीं होता, तो उसमें सिर्फ ड्राई थ्रस्ट होता है, सो दैट इज द थिंग। तो UCAV का इंजन पे काम चल रहा है, एंड इट इज गोइंग टू बी सर्टिफाइड इन 5-6 years, ओके। ओके, ओके, जो ये क्वेश्चन दीपक ने बोला है, एक बात सेंटेंस बोली है, दैट इज कि US की परफॉर्मेंस जो रही है वॉर्स में, दैट हैज़ बीन बेटर इन रशियंस, कंडीशंस वर डिफिकल्ट इन इराक, एक्सेट्रा, ओके। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि डॉक्ट्राइन नाम की चीज़ होती है। डॉक्ट्राइन इज कौन किस चीज़ को फॉलो करता है, ओके। दो लोगों की स्ट्रेटेजीज काफ़ी अलग होती है। इफ़ आई एम अ बॉक्सर एंड अदर पर्सन इज अ बॉक्सर, मैं शायद डिफेंस से करूँगा और टेक्टिकली पंच करूँगा, और देयर विल बी अ सेकंड गाय
जो बस उसमें स्किल उतना नहीं होगा बट वो ब्रूट फोर्स की हेल्प से मुझे हराने की कोशिश करेगा। सबकी अपनी एक डॉक्ट्राइन होती है। ओके, यूएस ने जहाँ पे भी जंग की है वहाँ पे उसका आइडिया रहा है कि दे हैव टू मिनिमाइज द कैजुअलिटीज ऑफ देयर ओन ट्रूप्स। सो अगर यूएस के सोल्जर पे गोली चलती है अफगानिस्तान के किसी पहाड़ से, दे डोंट फायर बैक। यूएस वाले गोली वोली नहीं चलाते, वो सब बैठ के एक बैठ जाते हैं। दे ट्राई टू फाइंड द स्पॉट जहाँ से गोली चली है, दे ट्राई टू फाइंड द एस्टिमेटेड लोकेशन कि कहाँ से उन पे फायरिंग हो रही है या फिर कौन बंदा उन पे अटैक कर रहा है। ओके, कॉन्वॉय पे। उसके बाद दे डू अ वेरी क्लासी थिंग दैट इज कॉल्ड, दे कॉल अ आर्टिलरी स्ट्राइक, या उससे भी ज़्यादा, बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ मनी, दे कॉल द एयरफोर्स और वो अपनी एयरफोर्स से कहते हैं कि उस ग्रिड लोकेशन पे हम पे फायरिंग हो रही है, वहाँ पे कोई ना कोई आतंकवादी बैठा हुआ है, उड़ा दो। इसी चक्कर में यूएस, और मज़े की बात ये देखो वहाँ पे आपने क्या देखा अफगानिस्तान में, इराक में, आप ऐसी जगहों में देखोगे कि अ, ऐसा होता है कि इराक अफगानिस्तान में एक आतंकवादी के पास होता है एक टोयोटा का ट्रक जिसमें उसने डशका को डाला होता है, एंड दे आर यूजिंग दोज एज टेक्टिकल्स। एंड यूएस वाले उस एक $5,000 के ट्रक को उड़ाने के लिए 1,85,000 की जेवलिन मिसाइल को यूज़ कर लेते हैं। दैट इज़ वी हैव वट वी ऑब्जर्व, बिकॉज यूएस वालों को पैसे का नहीं लगता कि कैसे यूज़ करना है। दे आर हैप्पी डूइंग दैट, उनके लिए बड़ी बात नहीं है। रशियंस के पास ये लग्जरी नहीं है। ओके, रशियंस 50,000 गोली चला के एक आदमी को कैजुअल, एक आदमी को ख़त्म नहीं कर सकते। दैट इज़ अनअफोर्डेबल वॉर फॉर एनी वन एक्सेप्ट यूएस, बिकॉज उनकी तो इकोनॉमी वॉर से चलती है। दैट इज देयर एंटायर एजेंडा। अब यही सिचुएशन है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि किसकी परफॉर्मेंस बेटर रही है, बिकॉज रशिया ने कभी भी, आप देखोगे वॉर्सो पैक्ट ने किसी पर अटैक नहीं किया था एज अ डेड कंट्री, बट यूएस कभी अपनी वॉर में खुद नहीं चाहता। वो एक कोलिशन बनाता है, वो पहले उस एरिया के आसपास अपने ट्रूप्स को बहुत टाइम तक इकट्ठा करता है। दे एक्ट लाइक दे आर डूइंग द राइट थिंग। यूएन उनसे कुछ नहीं कहता, कोई उनसे कुछ नहीं कहता, कोई उन पर सेंक्शंस नहीं डालता है, कोई उनसे ये नहीं कहता कि जंग मत करो। एंड देन दे लाइक अ हॉक दे ट्राई टू अटैक दैट कंट्री। जो हमने इराक में देखा, जो हमने अफगानिस्तान में देखा, जो हमने देखा वियतनाम में, तो वी सॉ अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट वियतनाम में यूएस वाज नॉट ट्राइंग टू कंप्लीटली विन द वॉर। उनका थोड़ा पॉलिटिकल हैंड बदा हुआ था, ये सब था। बट यही सिचुएशन है और ऐसा ही होता है। तो आप दो अलग अलग देशों की परफॉर्मेंस को कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज उनके स्ट्रेटजीज और उनके गोल्स अलग हैं, राइट। अभी हम कैसे कह लें कि यूएस की परफॉर्मेंस अफगानिस्तान में अच्छी थी? उन्होंने $84 बिलियन के वेपन वहाँ पे छोड़े हैं, ब्रांड न्यू। उन्होंने वहाँ पे अपने 20 साल खर्च किए, उनकी इतनी कैजुअलिटीज़ हुई, उनके इतने साल वहाँ बर्बाद हुए, और उनका इतना पैसा वहाँ बर्बाद हुआ। हाउ इज़ अफगानिस्तान वॉर विक्ट्री फॉर यूएस? इट इज़ नॉट। बट आप देखोगे कि आपको स्ट्रेटेजिकली क्या लगता है, उसके हिसाब से मे बी दे वन, बट आई इन माई ओपिनियन इट वॉज नॉट अ सक्सेसफुल बैट वॉर फॉर एनी वन। Does green hydrogen and biodiesel actually work? Okay, I can talk of biodiesel because biodiesel का देखा है मैंने थोड़ा बहुत। biodiesel और ये जो थोड़ा सब है चलता है, चलो इसके कुछ रीजन है, that is okay to a certain extent। और कई बार तो देखा गया है कि बायोफ्यूल से एफिशिएंसी बढ़ जाती है, इंस्टेड ऑफ कम होने के एमिशंस भी कम होते हैं और एफिशिएंसी बढ़ भी जाती है। नॉट ऑलवेज, बट इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड इन सर्टेन केसेस। ओके, हाइड्रोजन को लेके जो इशू है वो हाइड्रोजन का नहीं है। हाइड्रोजन नया कॉन्सेप्ट भी नहीं है, इट इज़ अ कॉन्सेप्ट 20-30 ईयर्स पहले भी ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा चलने में आया था और लोगों ने इसकी बात की थी। इशू हाइड्रोजन नहीं है, इशू है हाइड्रोजन के साथ साथ उसका स्टोरेज। जो मुझे पता है, जितना जितना मुझे एज अ याद है स्टडी का बहुत पहले का जो मैंने किया था, कि हाइड्रोजन का स्टोर करना और उसकी कंबस्टेबिलिटी को कंट्रोल कर पाना, दैट वाज द बिगर इशू। इस चक्कर में हाइड्रोजन नेवर बिकेम सक्सेसफुल इन द पास्ट। अभी कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी जिससे दे आर एबल टू स्टोर इट बेटर, देन दे विल हैव अनदर इलॉन मस्क और सम अदर गाय हु इज गोइंग टू बी सुपर रिच। बट अभी ऐसा टेक्नोलॉजी फिजिबल नहीं है, और बिकॉज हाइड्रोजन इज वेरी कंबस्टेबल एंड वेरी डिफिकल्ट टू स्टोर एंड कंटेन, दैट इज वन रीजन वाई हाइड्रोजन हैज नॉट बीन गिवन सच अ पुश टिल नाउ। क्यूबन बे क्राइसिस या क्यूबन मिसाइल क्राइसिस?
what is the exact question that you want to ask about that? Japanese SDF military थी या paramilitary? Technically in the sense that they will be called a paramilitary force because okay, जापान की जो SDF है उसके नाम में ही सेल्फ डिफेंस फोर्स है. ओके, जापान की SDF को हम एक आर्म फोर्स नहीं मानते बिकॉज वो नहीं मानते थे बिकॉज जो रीज़न था जापान का SDF होने का, उनके कॉन्स्टिट्यूशन बैन करता है एनी एग्रेसिव आर्मी. दे कैन नॉट हैव एग्रेसिव वेपन्स, दे कैन नॉट हैव दीज काइंड ऑफ वेपन्स. ओके, सो जापान की जो SDF थी या सेल्फ डिफेंस फोर्स थी उसे नॉर्मली एज अ पैरामिलिट्री ट्रीट किया जाता था. बट अभी उनके जो आबे साहब थे और जो उनके बाद जो आए हैं, दे आर पीपल हु हैव बिन ऑब्जर्विंग चाइना. उन्हें लगता है कि ये सेल्फ डिफेंस वाला जो सीन है वो बहुत बेवकूफ़ है और कॉन्स्टिट्यूशनली उन्हें कंट्रोल करता है. सो दे चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स. इतना भी किया कि उन्होंने एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया और जस्ट फॉर द नेम से उसे एक डिस्ट्रॉयर का टैग दे दिया. दे सेड कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, ये डिस्ट्रॉयर है, ये मत देखो कि इससे एयरक्राफ्ट उड़ सकते हैं. तो उन्होंने कहा ये सब भूल जाओ, बट यही सच्चाई है कि ये एक डिस्ट्रॉयर है. और ये सब एक फॉर्मेलिटी होती है, लूप होल होता है चीज़ों से निकलने के लिए. ओके, AMCA का फैब्रिकेशन स्टार्ट हुआ था आई थिंक 2024 में रोल आउट था, जितना मुझे याद था, या उसके प्रोटेक्ट का 23-24 में था. डज चाइना बिलीव इन विनिंग बाय नंबर्स? इन 1962 या फिर अभी तक का आप देखोगे, चाइनीज यूज द वर्ल्ड वार टू वेव टैक्टिक्स जो उन्होंने रशियन से सीखे. टेक्निकली रशियंस भी वही मानते थे, चाइनीज़ भी वही मानते थे. वो एक ह्यूमन वेव के बाद दूसरी ह्यूमन वेव, तीसरी ह्यूमन वेव भेज भेज के डिफेंडर्स के गोलियां ख़त्म करवा देते थे. उसके बाद दे यूज टू ओवर पावर द एनिमी. सो यस, चाइना बिलीव्स इन नंबर्स. उनकी क्वालिटी उतनी बेकार नहीं है जितना लोग बोलते हैं, बट उतनी अच्छी भी नहीं जितना वो दिखाते हैं. इट इज़ अ मीडियोकर क्वालिटी. चाइना का सबसे बड़ा जो एडवांटेज है दैट इज़ देयर प्रोडक्शन कैपेबिलिटी. जितने जल्दी आप मिसाइलें बना सकते हो उस स्पीड में दे आर एबल टू क्रिएट जेट्स. ओके, तुम जितनी साल में ब्रह्मोस बना सकते हो उतने साल में जेट बना सकते हो अपने देश के अंदर. ओके, तो दैट इज़ अ वेरी बिग कैपेबिलिटी दे हैव. मे बी वो पायलट ना बना पाए उतने ज़्यादा, बट उनके पास जेट्स बहुत ज़्यादा है और वो बना भी देंगे. दैट इज़ हाउ दे विन द बैटल्स. आपके अगर जेट में मान लो कि आपका जेट एक तेजस है या फिर आपका एक Su-30M क्या है जिसमें 10 मिसाइल का लोड आउट आप लेके चल रहे हो और सामने से 15 जेट्स हैं, तो आप 100% किल प्रोबेबिलिटी जो कभी नहीं होती वार में, उसके बावजूद भी यू आर गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड बिकॉज आपका एनिमी न्यूमेरिकली इतना सुपीरियर है कि यू विल नॉट बी एबल टू फाइट हिम. दैट इज़ इन द बेस्ट केस सिनेरियो भी आप 10 के 10 मार दोगे, उससे ज़्यादा क्या ही कर सकते हो तुम. और ऐसा होता नहीं है वॉर में, तो दैट इज़ समथिंग दैट यू विल हैव टू ऑब्जर्व. यार देखो, ये टर्किश जो TB2 और ये सब है ना, इसको मैं पर्सनली मानता हूँ ये ओवर हाइप्ड है. ओके, ये ड्रोन अच्छा है अपनी कैपेबिलिटीज कॉस्ट के लिए, बट इट इज़ नॉट अ वेरी बिग थिंग. और मुझे सबसे बड़ा गम इस बात का है एज अ पर्सन, एज अ इंडियन आई एम, मुझे सबसे बड़ा गम इस बात का है कि हमारे पास TB2 क्वालिटी का ड्रोन 10 साल पहले था. ओके, और 10 साल से आर्मी उसे नेग्लेक्ट करती गई. ये मतलब आर्म फोर्सेस ने उसे नेग्लेक्ट किया. 10 साल पहले हमने, 10 भी नहीं, आई थिंक अब 15 साल हो चुके हैं. 10 से 15 साल पहले हमारे पास तपस या फिर मतलब रुस्तम वन जो था, वी स्टार्टेड इंटीग्रेटिंग मिसाइल्स ऑन दैट. मतलब फ्यूजलाज हमने टेस्टिंग वेस्टिंग की थी और उस टाइम उसे फ्यूजेबल बताया गया था जितना मुझे पता है. बट उसमें कुछ एंड्योरेंस की कमी थी और कुछ चीज़ों की कमी थी, इसलिए मिलिट्री ने उसे कभी ऑर्डर नहीं किया. मिलिट्री ने कहा दिस इज़ नॉट अ गुड कॉन्सेप्ट, वी जस्ट वांट a proper MALE drone, Mailers Medium Altitude Long Endurance. ओके, जिसमें आर्म्ड वर्जन हो. इसलिए हम रुस्तम 2 पे टाइम स्पेंड करते हुए और रुस्तम 1 को हमने कभी इतना वो टाइम नहीं दिया. और TB2 जो सही मायने में एक ड्रोन है वो रुस्तम 1 कैटेगरी का ही है. कुछ एडवांटेजेस हैं उसके, बट वही कैटेगरी है, बट हमने वो बस मिस की. और ड्रोन्स इतने इफेक्टिव हैं नहीं जितना लोग बताते हैं. इट इज़ जस्ट दैट कि आप वही टाइम देखते हो जहाँ पे वो इफेक्टिव प्रूव हो गए, आप उसके सिवा नहीं देख पाते हो. आप कोई भी ड्रोन ऑपरेटर वाली फुटेज नहीं दिखाएगा जहाँ उसके ड्रोन को शूट डाउन करोगे, यहाँ जहाँ जहाँ उसका ड्रोन क्रैश हो जाएगा, वो कोई नहीं दिखाता है. सो ये थोड़ा हाइप है, थोड़ा
है, लेकिन हाँ, इट इज़ हेल्पिंग टर्की, सो नथिंग टू बी लाइक रॉन्ग। ओके, आफ्टर बीटिंग चाइना इन द रेस, विल यूएसए स्टिल? आई डाउट दैट यूएसए कैन बीट चाइना। I'll be honestly telling you things, because democracies are inherently more volatile than monarchies. मतलब ऐसा ऐसा जो कम्युनिस्ट रूल है चाइना का, आई फाइंड इट मच मोर स्टेबल देन डेमोक्रेसी। ओके, स्पेशली यूएस डेमोक्रेसी और यूएस का जो माइंड कल्चर, और मैं जो देखता हूँ यूएस का कल्चर, आई फील देयर इज़ अ लॉट ऑफ बुलशिट इन दैट कल्चर, टू बी ऑनेस्ट। वहाँ पे बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं, और वहाँ की जो मेन पॉपुलेशन है दैट इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन यूएस। उनमें पेट्रियोटिज्म की एक बहुत ज़्यादा कमी है। उनके जो जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन, दैट टू मी लुक्स लाइक दे आर ब्रेन डेड पीपल। उनका दिमाग मुझे काम करता नहीं दिखता। एंड आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग पीपल फ्रॉम यूएस और एनीथिंग। जो उनकी नई जनरेशन है, देयर जनरेशन इज़ पथेटिक। हमारी जनरेशन भी पथेटिक है, मतलब हमारे बाद वाली तो और भी पथेटिक है, लेकिन उनकी जनरेशन के आइडियाज़ बेवकूफ़ चीज़ों में बहुत चलते हैं। आपको पढ़ना, कोई भी देश डेवलप करता है स्टेम फील्ड्स की वजह से। ओके, एंड द डेवलप कंट्री, स्टेम जो होता है वो यूएस का स्ट्रॉन्ग सूट होना चाहिए। बट वहाँ हम देखते हैं कि लोगों को टिकटॉक में नाचना, ये सब बेवकूफ़ हरकतें करना, और ये आ, उनका कल्चर काफ़ी अजीब है। उनके कल्चर में जो चीज़ें बहुत इमोरल मानी जाती है, उस चीज़ को बहुत प्रमोशन किया जाता है। दैट इज़ व्हाट आई फील। इंडिया में भी होता है ऐसा, बहुत लोग करते हैं कि हमने गलत किया तो क्या हुआ, फ्री वर्ल्ड एंड ऑल दिस थिंग्स। बट इंडिया में अभी थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड है। यूएस में दे आर ट्राइंग टू डू एनीथिंग दैट इज इमोरल। उनको सही लगता है वो चीज़, एंड फ्रीडम के नाम पे कुछ भी करते हैं। बट आई पर्सनली फील देयर जनरेशंस आर नॉट गोइंग टू डू वेल, एंड द फ्यूचर ऑफ द यूएस इज वेरी डार्क। So this is my observation. ये 75 आई पे मैंने बता दिया भाई, तो इफ़ यू वांट टू गो एंड चेक इट, बिकॉज फिर से जवाब दूंगा, इट इज़ गोइंग टेक 5-10 मिनट्स, किसी का फ़ायदा नहीं है उसमें। सी, इफ़ यू सी अमेरिकन बिल्ड क्वालिटी, इट इज़ फैंटेस्टिक एंड इट इज़ वर्थ पेइंग बिग चेक्स। नहीं, ओके, देख, एक एनलॉ मिसाइल या एक आरपीजी की जो कॉस्ट है वो तुम्हें मुश्किल से $5,000 का एक मिलेगा। एक जेवलिन की जो कॉस्ट है वो 1,50,000 से $2,00,000 का एक मिलेगा। एफिशिएंसी बहुत अच्छी होगी, बट इट इज़ अनइकोनॉमिकल। अगर तुम एक आरपीजी से टारगेट कर रहे हो एक टैंक को जो क्रिटिकल टाइम चाहिए, और तुम्हें नहीं हो पाता, वो मुझे समझ आता है। बट इफ़ यू आर यूजिंग एन लॉ टू अटैक, या एक जेवलिन टू अटैक अ टोयोटा का पिकअप या ऐसी चीज़ें, देन आई डोंट फाइंड इट एनी इकोनॉमिकल और यूजफुल थिंग। आप, इंडिया के पास इतना पैसा नहीं है भाई, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, कि तुम $2-2 लाख की एक एक मिसाइल लो और फिर एक एक टैंक पे चलाओ। ये इकोनॉमिकल नहीं है ये। और जंग हमेशा इकोनॉमी से जीती जाती है। ओके, आप मिलिट्री पे ऐसा खर्चा नहीं कर सकते जो आपके लिए अनसस्टेनेबल हो। कुछ चीज़ें हमें लेनी चाहिए, ऑफ कोर्स, कुछ चीज़ों में एडवांटेज है बहुत ज़्यादा, बट आपको अपने इंपोर्ट्स को लिमिट करना पड़ेगा अपने ऑप्शंस पे बेस्ड होके। इफ़ यू हैव योर ओन ATGM मिसाइल और आपको जेवलिन्स मिल नहीं है, तो आप जेवलिन नहीं खरीद सकते, बिकॉज आपके पास अपना एक चीपर ऑल्टरनेटिव है, राइट? अब आप ये नहीं कह सकते कि अब मैं इसके बाद जेवलिन खरीदूंगा बिकॉज इट इज़ मोर इफेक्टिव। ऐसा नहीं होता। आपको अगर C-17 खरीदना है, आपको C-130 खरीदना है, आपको चिनूक खरीदना है, देन यू बाय दोज थिंग्स, बिकॉज आपके पास उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, और वो एक क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है। मैं आज भी कहता हूँ कि चिनूक खरीदो, मैं आज भी कहूँगा कि C-130 खरीदो। C-17 तो मिलेगा ही नहीं, अब छोड़ो दो बात। बट ये चीज़ें आपके लिए एसेंशियल है। ये स्टिंगर मिसाइल, ये जेवलिन, ये एम 120s, ये आपके काम की नहीं है, बिकॉज आपके पास इसका ऑल्टरनेटिव है, एंड यू कैन नॉट रिलाई ऑन यूएस। ओके, सो दैट इज़ द मेन थिंग दैट आई हैव टू टेल यू। मैं चिनूक का फ़ैन इसलिए हूँ क्योंकि हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है उस चीज़ का। दैट इज़ ऑनेस्ट ओपिनियन, बस यही ऑनेस्टी है।
सो आई गेस अभी के लिए इतना लाइव सेशन काफ़ी है बिकॉज आई एम गेटिंग अ वर्क कॉल. I'll save this live session so that you guys can watch it later, and I'll also YouTube channel. Link to my YouTube channel is in my bio. Just see that and just get it done too because please YouTube में आ जाया करो देखने. यहाँ पे कई बार इंस्टा डिलीट कर देता है मेरी वीडियोस को. उससे बेटर है if you go to YouTube and you select it for yourself. Okay. So this was the end for now. I'll keep it short today. शॉर्ट भी नहीं होगा आई थिंक. कितना टाइम हो चुका है? ओके 45 मिनट्स हो चुका है. इट इज़ नॉट शॉर्ट. तो यही सब बातें हैं. अभी इतने में ख़त्म करते हैं. देन वी विल डू अनदर लाइव सेशन इन लाइक अ वीक और सो. ओके भाई. MRFA की बात बताता हूँ. IAF को खुद नहीं पता उन्हें क्या चाहिए. अभी तक का कोई उसकी स्टडी चल रही है. उन्होंने आज तक कोई RFI तक नहीं निकाल रखी है. तो गवर्नमेंट उसमें गाली नहीं खा सकती बिकॉज IAF ने उसकी इंफॉर्मेशन या उसके उसके रिक्वेस्ट IAF को भी नहीं पता कि उन्हें चाहिए क्या. तो गवर्नमेंट क्या कर ले जब IAF को नहीं पता कि उन्हें क्या चाहिए. दैट इज़ द प्रॉब्लम विद द MRFA. और मैं बताता हूँ MRFA एक बहुत बड़ा बेवकूफ़ी है बिकॉज हमें लगता है कि हम अगर कल ऑर्डर कर लेंगे तो परसों जेट आ जाएगा. नहीं आने वाला. अगले 3 या 4 साल से पहले कोई अगर हम कल भी ऑर्डर साइन करते हैं ना तो 36 महीने से पहले एक जेट भी इंडिया में नहीं होगा. तो ऐसा नहीं है कि MRFA आज कोई जल्दी सॉल्यूशन है. हमारे पास ऑप्शंस हैं बट हमारी जो IAF है या फिर हमारे जो लोग हैं वो ऑप्शंस को देखना नहीं चाहते बिकॉज उन्हें लगता है कि अगर दूसरे ऑप्शंस आएंगे तो 114 जेट्स को इंपोर्ट करने का सपना ख़त्म हो जाएगा. जो मुझे पर्सनली बेस्ट ऑप्शन लगता है, जो मुझे बहुत फिजिबल ऑप्शन लगता है आज के टाइम में और बहुत अच्छा ऑप्शन लगता है, वो ये है कि हम 36 रफाल को फॉलो ऑन ऑर्डर कर दें. ऑल मेड बाय फ्रांस. नो ड्रामा ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल बिकॉज कोई खास टेक्नोलॉजी तुम्हें मिलने वाली है नहीं वैसे भी. एंड सेकेंडली मुझे लगता है कि 36 जेट्स को ऑर्डर करके ख़त्म करना चाहिए और बाकी MK1A और MK2s को ऑर्डर करना चाहिए बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू बी द फ्यूचर. आपको पैसा देना चाहिए MK1A के प्रोडक्शन को हाई करने के लिए. 8 जेट 16 जेट जो अभी 83 का ऑर्डर है दैट इज़ रिडिकुलसली स्मॉल. आप ज़्यादा डिमांड नहीं कर सकते. बट अगर आप 110 का 120 जेट का ऑर्डर करेंगे देन यू कैन प्रोड्यूस 16-24 जेट्स अ ईयर फ्रॉम द स्टार्टिंग. तो 5-6 साल में यू विल गेट अनदर 36 फाइटर्स. ऐसे करके नंबर्स बिल्ड होते हैं. नंबर ये विश लिस्ट पे बिल्ड नहीं होते. अमेजोन में डाल देने से कुछ नहीं होगा. यू विल हैव टू बी इकोनॉमिकल अबाउट योर डिसीजंस. सो दिस वॉज इट. अभी के लिए हम करते हैं बंद. जय हिंद. एंड आई हैव टू अटेंड अ वर्क कॉल. आई विल जस्ट अपलोड दिस लाइव directly on my YouTube too, so kindly go there and see there too. So this was the end. Difference Global.